एक व्यक्ति ने ये सुन रखा था कि किसी गांव में एक जगत गुरु रहते हैं। व्यक्ति विदेश का था। उड़ते उड़ते खबर सुनने में आई कि गांव में जगत गुरु रहा करते हैं। व्यक्ति के मन में उत्कंठा जागी, ऐसा कौन सा गुरु है जो पूरे जगत का गुरु है। हमने तो आज तक एक स्कूल में गुरु देखे हैं, एक गुरुकुल में गुरु हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक शहर के गुरु हो सकते हैं, देश के गुरु हो सकते हैं। दलाई लामा है पूरे जगत का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। देखने की उत्कंठा जगी और पूछते पूछते गांव में आया। गांव में आया तो लोगों ने बताया हाँ जगत गुरु रहते हैं यहाँ पर, लेकिन गांव के बाहर उनकी झोपड़ी बनी हुई है। व्यक्ति गांव के बाहर पगडंडी से गया, जाकर के देखा तो एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, बस और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के नाम पर वहां कोई नहीं है, सुनसान पड़ा है। व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति आया। दरवाजा खोलते उससे पूछा, हमने सुना है यहाँ जगत गुरु रहते हैं। बोले जी हाँ रहते हैं। तो बोले मिलवाइए, मैं ही जगत गुरु हूं। बोले आप जगत गुरु हैं? जगत गुरु होने के लिए तो पूरी दुनिया का गुरु होना पड़ता है। यहां तो मुझे 4 बच्चे नहीं दिखाई दे रहे जिनके गुरु हो आप, जिनको पढ़ाते हो। बोले मेरा एक चेला है, गांव से कुछ खाना लेने गया, उसका नाम जगत है और मैं उसका गुरु हूं, मैं हूं जगत गुरु। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि आजकल पिछले 5-7 सालों से हमने भी एक सपना बना लिया है कि हम फिर से जगत गुरु बनेंगे। एक सपना हमने देख लिया है और धीरे धीरे हमें दिखाया भी जा रहा है। सपने जिंदा रहने चाहिए, हम जगत गुरु बनेंगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूं, क्या कोई व्यक्ति उधार की चीजें लेकर के कभी गुरु बन सकता है? अगर मैंने उधार का लिया है तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर जिससे लिया है वो मेरे से भी बड़ा अपने आप हो जाएगा। अपने आप, उसे घोषणा करने की जरूरत नहीं है। होलसेल की दुकान हमेशा बड़ी ही होती है। वहां से जो छोटे छोटे रिटेलर जो खरीद करके लाते हैं वो छोटे कितना ही क्यों ना खरीद लाएं, होलसेल से ऊपर नहीं जा सकते कभी भी। और अगर किसी व्यक्ति को उस होलसेलर से भी बड़ी दुकान करनी है तो उसे माल कहां से खरीदना पड़ेगा? सीधे फैक्ट्री से खरीदना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। आप होलसेल खरीदेंगे वो और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, उसकी दुकान और बड़ी होगी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, मैं नाम तो उसका भूल रहा हूं, और फिल्म में बड़ी कमाल की चीज बताई गई। जो अभिनेता है वो एक सैनिक है। एक देश पर एक कंपनी ने युद्ध छेड़ दिया है एक देश के विरुद्ध। सैनिक उस कंपनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जैसे हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, तो देश के सैनिक उस कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी का ध्यान एक तथ्य की तरफ नहीं गया, सिपाही लड़ रहा है। हॉलीवुड की फिल्म है और बड़ी शानदार फिल्म लगी मुझे। वो लड़ रहा है और लड़ते लड़ते अचानक छिप करके एक चट्टान के पीछे कमर टिका करके बैठ गया और एक लंबी गहरी सांस ले रहा था और अपनी राइफल को तैयार कर रहा था। उसकी नजर राइफल पर लिखे हुए ब्रांड नेम की तरफ गई। उसे धिक्कार हुआ अपने ऊपर कि मैं पूरे जिंदगी भर, पूरे जीवन भर क्यों ना लड़ता रहूं, मेरे जैसे लाखों लोग क्यों ना लड़ने पर इस कंपनी से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो राइफल उसी कंपनी की थी जिस कंपनी से लड़ रहे हो आप लड़ते रहोगे, आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, सप्लाई कौन करेगा? वही कंपनी। उसके पास पैसा और बढ़ेगा, आप जीत कैसे सकते हो उससे? इसलिए अगर हमें विश्व गुरु बनना है, जगत गुरु बनना है, तो सपना बहुत सुंदर है, होना ही चाहिए। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारे पास अपना मौलिक कुछ ना हो, तब तक कोई व्यक्ति विश्व गुरु तो छोड़िए, सामने वाले के सामने खड़े होने का भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। अब एक छोटे से तथ्य की तरफ आपको ध्यान दिलाऊं मैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी एक वाक्य लिखते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ अच्छा है, जो भी कुछ अच्छा है वो वेद का है, और जो कुछ कहीं पर भी बुरा है वो उसका अपना खुद का है। मेरे अंदर जो बुराई है वो मेरी अपनी है, और जो अच्छाई है वो वेद और उसके आधार पर लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ करके आई है, या किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ सिखाया है तो आया है मेरे भीतर कुछ अच्छा।
वेद के विद्वान डॉक्टर धर्मवीर जी ने हमें कुछ सिखाया, जीवन का जीने का तरीका सिखाया, अच्छाई आ गई थोड़ी बहुत, और जो बुराई हैं बिल्कुल है, मुझे पता है अपनी बुराइयां, वो मेरी अपनी है। ऐसे ही किसी पुस्तक में कुछ अच्छा लिखा है वो वेद का है, और जो कुछ बुरा लिखा है वो उसका अपना खुद का प्रोडक्ट है, अपनी खुद की उपज है। और ये क्यों कहा ऋषि दयानंद ने, एक तथ्य की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं। थोड़ी देर के लिए वेद को भूल जाते हैं, वेद कितना पुराना है, ईश्वर ने दिया है या नहीं दिया है। अगर हम थोड़ी देर के लिए हिंदू धर्म को भूल जाएं, वेद को भूल जाएं, तो सबसे पुरानी पुस्तक अभी तक, वेद को छोड़ दीजिए, कौन सी मिलती है वेद के बाद? इतिहास के कोई बच्चे बैठे हों, वेद के बाद किसी और धर्म की अवेस्ता, अभी तक वेद के बाद धार्मिक पुस्तकों के रूप में सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़ दें तो अवेस्ता बहुत पुरानी पुस्तक मानी जाती है, जो कि पारसियों का धर्म ग्रंथ है। वही पारसी जिसको मानने वाले मान्य JRD टाटा हैं। पारसी लोगों ने भारत से बहुत प्रेम रखा, और उसका कारण क्या है? अवेस्ता और कुछ भी नहीं है, ऋग्वेद का पारसी भाषा में अनुवाद मात्र है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी शोधकर्ता, किसी भी विद्वान का लिखा हुआ, चाहे पुस्तक के रूप में हो चाहे डिजिटली, आप गूगल पे सर्च कर लें, एक मत है, पूरा का पूरा ऋग्वेद का अनुवाद है और कुछ भी नहीं है। और उन पारसियों का जो धार्मिक चिन्ह है वो पता है क्या है? नहीं, वो तो हिटलर का है। यज्ञ कुंड रखा है, उसमें अग्नि जल रही है, वो उसका धार्मिक चिन्ह है उनका। इसलिए पारसी लोग भारत से बहुत प्रेम रखते हैं। उस अवेस्ता के बाद अगर कोई प्राचीन पुस्तक हमें दिखाई देती है या कोई धर्म हमें दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है यहूदी धर्म, जो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उन यहूदियों से ही एक नए धर्म या संप्रदाय की शुरुआत होती है, और वो होते हैं ईसाई। उन्हीं ईसाइयों से एक और नया संप्रदाय निकल पड़ता है, जो होते हैं मुस्लिम। ये तो क्रम है, धीरे धीरे जो एक पुस्तक में से एक नई पुस्तक, एक धर्म में से एक नया धर्म निकलता चला गया। अब सोचिए कि वेद को थोड़ी देर के लिए भूल दिया जाए तो सबसे प्राचीन पुस्तक अवेस्ता हमें मिलती है, जो ऋग्वेद का पूरा टोटली अनुवाद मात्र है और कुछ भी नहीं है। शब्द भी आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे। और कमाल की बात है, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, पुनर्जन्म को लेकिन पारसी मानते हैं। अवेस्ता पुनर्जन्म को मानती है क्योंकि वो वेद से सीधे जुड़ी हुई है। इतना जरूरी है वेद हमारे लिए, इतनी प्राचीन संपत्ति है वेद हमारे लिए। और इस वेद की कीमत आपको एक नजरिए से और बताता हूं मैं। अगर हमारे घर में चोरी हो रही हो, कोई व्यक्ति सारा सामान छोड़ करके केवल एक डॉक्यूमेंट की खोज में आया हो, बस एक दस्तावेज खोजना है उसे, न वो सोना चुरा रहा, न वो तिजोरी की रकम चुरा रहा, वो कुछ नहीं चुरा रहा, उसे एक दस्तावेज चाहिए। इसका मतलब उस दस्तावेज की कीमत बाकी सारी संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिन लॉर्ड मैकॉले का नाम हम सुनते हैं कि उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, उन्होंने तो केवल नीति बनाई। पाठ्यक्रम पता है किसने लागू किया था? यहां जर्मन का व्यक्ति था, ब्रिटिश काउंसिल में था, ब्रिटिश जो यहां पर सरकार चलती थी उसका एक कर्मचारी था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था, नाम था मैक्स मुलर। जब लॉर्ड मैकॉले ने पूरी शिक्षा पद्धति बदलने की यहां की योजना बनाई तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया, मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर ने भी सारे काम धंधे छोड़ करके सबसे पहले जिस एक पुस्तक पे काम करना शुरू किया वो कौन सी थी? वेद। कि अगर शिक्षा पद्धति बदलनी है तो सबसे पहले वेद के कुछ नए अर्थ करने पड़ेंगे, ऐसे अर्थ जिनको पढ़ करके ये लोग अपने आप में ही हीन भावना अनुभव करने लगे, कॉम्प्लेक्स आ जाए इनमें, ऐसे वेद को मानते हैं हम। तो सोचिए, पूरी ब्रिटिश सरकार किसी एक व्यक्ति को काम सौंपती है, वो व्यक्ति किसी दूसरे को काम सौंपता है, और वो सारे काम छोड़ करके, सारा पाठ्यक्रम छोड़ करके, सारी पुस्तकें छोड़ करके एक पुस्तक को टारगेट करता है, वो है वेद।
सोचिए भारत के लिए कितना कीमती होगा वो। उसके रहते हुए भारतीय लोगों में अपने प्रति आत्मविश्वास था, और जैसे ही उसके मनमाने अर्थ आए, मैक्स मुलर ने जब बताया कि इसमें तो अश्लील बातें लिखी हैं, लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया वेद को लेकर के, जड़ हिल गई भारत की। इसलिए वेद हमारे लिए बहुत जरूरी है, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर विश्वगुरु बनना है तो। एक छोटा सा उदाहरण दे करके और मैं आगे अपनी बात पर चलता हूं जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं ना, विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, और दूसरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आजकल तो पाठ्यक्रम भी बहुत बड़े बड़े आ गए, विस्तृत हो गए हैं, और वो पाठ्यक्रमों में आपको आज कोई पुस्तक हिंदी भाषा में नहीं मिलेगी। नए नए स्कूल भी जो खुल रहे हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी माध्यम के खुल रहे हैं। मैं कोई दोष नहीं देना चाहता जो स्कूल खोल रहे हैं उनको, मैं कोई दोष नहीं देना चाहता जो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं उनको, क्योंकि ये मेरी निजी अनुभूति है, मेरा निजी अनुभव है कि हिंदी में जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, गणित की पढ़ी हैं, विज्ञान की पढ़ी हैं, जो 12th में या उसके बाद में सिलेबस में लगी हुई हैं, आप उनकी हिंदी पढ़ करके देखना, माथा पीटने का मन करता है, माथा पीटने का मन। कंप्यूटर की पुस्तक मैंने उठा करके देखी, और कंप्यूटर की पुस्तक में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में चीजों को सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष डाला जाता है, अंतरिक्ष की जरूरत होती है। अंतरिक्ष बोले तो बताओ, स्पेस का कितना गंदा अर्थ किया, अंतरिक्ष की जरूरत है। अब ऐसे ऐसे अनुवाद जब कोई बच्चा पढ़ेगा तो क्या वो फिर हिंदी को चुनेगा? वो फिर अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी में ज्यादा उसको जल्दी समझ, मेहनत करनी पड़ेगी अंग्रेजी पढ़ने में, पर समझ में तो आएगा कम से कम। यहां तो पूरा उलट पुलट कर दिया, क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम जो भारत में भी लिखा जा रहा है, दुर्भाग्य है हमारा, वो हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है, वो मूलतः इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में उसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, तब जाकर के वो पाठ्यक्रम के लिए आता है। वो ट्रांसलेशन इतना गंदा होता है कि मजबूरन लोगों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ना पड़ता है, और धीरे धीरे पूरे स्कूल ही इंग्लिश मीडियम के बनते चले जा रहे हैं। षड्यंत्र है एक और षड्यंत्र की ओर ध्यान दिलाऊं। आजकल तो खैर फोन पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, ट्रेन में टिकट करना हो, टाइम टेबल देखना हो, रूट देखना हो, सारा का सारा फोन पर आपको दिख जाता है। लेकिन आज से आप 12-15 साल पहले चले जाइए, एक षड्यंत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 12-15 साल पहले ट्रेन रूट को देखने के लिए, समय सारणी को देखने के लिए एक पुस्तक छपा करती थी जो स्टेशनों से मिला करती थी, और उस समय जो सरकार चलती थी यहां से, उस सरकार की शिक्षा विभाग के षड्यंत्र देखिए आप। वो पुस्तक पहले अंग्रेजी में छपा करती थी, लेकिन जो लोग हिंदी वाले हैं उन्हें तो हिंदी की चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु डॉक्टर धनवीर जी भी हर साल उस पुस्तक को खरीद करके लाया करते थे। उन्होंने अपने अनुभव लिखे, हमने वो पूरी पुस्तक छापी हुई है, उनके जो संपादकीय एडिटोरियल है, पुस्तक का नाम है अंग्रेज जीत रहा है। आपको चाहिए तो मैं आपको भिजवा दूंगा, बत्रा जी से संपर्क कर लीजिएगा। उन्होंने बताया कि किस किस तरह के षड्यंत्र हैं हमारी पाठ्यक्रम पर, क्योंकि हमारा मूल पाठ्यक्रम वेद है। तो षड्यंत्र यह हुआ कि पहले छपेगी इंग्लिश में, लोग मांगने जाएंगे जी समय सारणी दे दीजिए, सामने वाला कहेगा कौन सी भाषा? जी हिंदी भाषा, अभी छपी नहीं है, जनवरी में नहीं आएगी, फरवरी में नहीं आएगी, मार्च में नहीं आएगी, अप्रैल में नहीं आएगी, मई में नहीं आएगी, जून में नहीं आएगी, जुलाई में जाकर के छप करके आएगी। आ गई 1000 प्रतियां छप करके। अब बताओ जुलाई तक कोई व्यक्ति इंतजार में बैठा रहेगा क्या? वो मजबूरन इंग्लिश की खरीद लेगा, और जब जुलाई में हिंदी की छप करके आएंगी तो उनको कितने लोग खरीदेंगे? 1, 2, 10, 5, इससे ज्यादा तो नहीं। और जब पूरे साल का डेटा जाएगा फिर आगे, हिंदी की कितनी बिकी और इंग्लिश की कितनी बिकी, तो जाएगा हिंदी की बिकी केवल 10, इंग्लिश की बिकी 950। ओ, लोग हिंदी की पढ़ ही नहीं रहे हैं, अगली बार छापेंगे ही नहीं हम हिंदी की। और आज आपको कहीं पर भी हिंदी की समय सारणी, अब तो आवश्यकता नहीं है, पर मिलेगी नहीं।
एक षड्यंत्र और हुआ, आज भी चल रहा है ना, केवल उसी समय थोड़ी हुआ, मैक्स मुलर के समय, आज भी है। आप जानते हैं कि जो संस्कृत की अनिवार्यता थी पाठ्यक्रम में, वो आजकल पंजाब में नहीं है। पंजाब में संस्कृत अनिवार्य नहीं है। संभवतः हिंदी है कि नहीं है? ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। और बहुत सारे प्रांतों में भी यही हालत है, हो रही है धीरे धीरे। और ये कैसे शुरू हुई, इसके लिए लगभग 20 या 25 साल पहले जाइएगा। हुआ क्या, संस्कृत के जितने भी अध्यापक थे उन्हें हटाया नहीं गया, किसी को नहीं हटाया, सारे के सारों को प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल पढ़ाता है क्या? हटाया किसी को नहीं, प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बना दिया तो पढ़ाने वाले नहीं रहे, पढ़ाने वाले नहीं रहे तो जो छात्र आए, लिस्ट में लिखा हुआ है कि संस्कृत के अध्यापक हैं इस स्कूल में, पर पढ़ाने के लिए थोड़ा ही है। आपने मैनेजमेंट का काम इतना डाल दिया, वो पढ़ाने के लिए समय कब मिलेगा? अब मान लीजिए 50 छात्रों ने संस्कृत में जो है अपना नाम लिखाया, संस्कृत विषय को चुना। अब कभी प्रिंसिपल आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, हफ्ते में एक क्लास हो रही है, नहीं हो रही है, महीने में 2-3 हो रही है, रिजल्ट डाउन गया और पता चला जी 3-4 साल बाद बच्चों की संख्या केवल 5 रह गई संस्कृत डिपार्टमेंट में, रहेगी। और फिर आगे जाती है, जब सर्वेक्षण होता है तो रिपोर्ट जाती है जी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये तरीके होते हैं किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति को नीचे लाने के। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से हर एक हरकत पर ध्यान रखना होगा। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन हां, आप में से जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनकी आवाज 100 लोग 50 लोग सुनते हैं, जिनका पत्र किसी अधिकारी की मेज पर जा सकता है, वो लोग जरूर इस श्रेणी में आते हैं। उनका थोड़ा बहुत अपराध जरूर है, अपनी आवाज नहीं उठाई गई। भाषा को कैसे दबाया जाता है इसका एक और उदाहरण देता हूं। आप लोग अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में 4 प्रांतों में चुनाव हुए। आज उनका निर्णय भी आने वाला है, आ ही गया, बल्कि 3 प्रांतों में बीजेपी आगे, 1 में कांग्रेस आगे। अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चुनावों में नेता लोग किस भाषा में भाषण देते हैं जी? किस में? हिंदी में देते हैं। इसका मतलब जो सामने जनता खड़ी है वो कौन सी भाषा सुनती है? हिंदी भाषा सुनती है। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदी नहीं आती, नहीं, हिंदी आती है, दूसरी तो थोपी जा रही है जबरदस्ती। हमें पढ़नी सुननी पड़ रही है। जब आपको कोई कंपनी विज्ञापन देती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बिल्कुल आम जनता में जाना है, उस प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजिंग होगी वो किस भाषा में होगी? टीवी पर देख लीजिए, हिंदी भाषा में होगी। आप फिल्म देखने जाते हैं, बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं किस भाषा में आती हैं? लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो नाम किस भाषा में आते हैं? अंग्रेजी में आते हैं। जनता को हिंदी चाहिए, लेकिन जब परोसने की बारी आएगी तो अंग्रेजी परोसेंगे। क्या यह जबरदस्ती नहीं है हमारे साथ? क्या यह थोपा नहीं जा रहा भाषा को?